नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और मेरे साथ आज जो कंपनी है वो राशि पेरिफेरल्स है, उनका आईपीओ जो है। और मेरे साथ आज जो है कपिल सुरेश पंसारी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और राजेश गोयनका जो कि सीईओ हैं। कपिल जी, पहला सवाल ये है कि 600 करोड़ आपने ऑलरेडी 600 करोड़ का आप ले रहे हैं फ्रेश, और 150 करोड़ का प्री आईपीओ आप ऑलरेडी कर चुके हैं जो आपने मधुकेला को दिया है और उनकी वाइफ के नाम, वाइफ के नाम पे 50 करोड़ है उसमें। ये जो 750 करोड़ आप रेज़ कर रहे हैं उसका उपयोग कहाँ करेंगे आप? तो ये 750 करोड़ जो हम लेके आ रहे हैं, ये हमारे बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल के अंदर ज़रूरत पड़ती है। और इस वर्किंग कैपिटल को हम कुछ पोर्शन हम डालेंगे डेट को रीपे करने में, और कुछ पोर्शन हम डालेंगे टू रीपे आर क्रेडिटर्स। इससे क्या होगा, हमारी जो क्रेडिट लिमिट हमको हमारे सप्लायर से मिलती है वो बढ़ने की सुविधा मिलती है। राजेश जी, ये बताइए कि आपका बिज़नेस मॉडल जो है वो आईसीटी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे देश भर में। आप वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हैं। इस बिज़नेस मॉडल के बारे में बताइए कि कैसे आप इसको करते हैं, कब कैसे रेवेन्यू रिकग्निशन होता है और किन किन पार्टनर्स के साथ आप काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि राशि पेरिफेरल्स 34 साल यंग कंपनी है। हमारी शुरुआत 1989 में हुई थी। मिस्टर सुरेश पंसारी और मिस्टर किशन चौधरी वो हमारे को फाउंडर्स हैं, और वो लोग दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। हम लोग नॉट ओनली वी आर द लार्जेस्ट बट हम फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसका सिंपल हिंदी में मतलब ये है कि कंप्यूटर रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज के टाइम पे हम 52 ब्रांड ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं उनके प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। करीब 10,400 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। राइट फ्रॉम लैपटॉप टू राउटर्स टू नेटवर्किंग डिवाइसेस टू स्टोरेज, सब कुछ है हमारे पास। और सबसे ब्यूटी ये है कि हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है कि जो हमारा अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, राशि पेरिफेरल्स अभी 50 शहरों में है, जहाँ पे हमारा खुद का ऑफिस है, जहाँ पे हमारी खुद की वेयर हाउस है और जहाँ पे हमारी खुद की सर्विस सेंटर है। तो हमारे जितने भी B2B कस्टमर है वो निश्चिंत हो जाते हैं कि राशि से प्री सेल्स की भी सपोर्ट मिलेगी, सेल्स की पूरी सपोर्ट मिलेगी, कोई फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है वो भी मिलेगा और वारंटी सर्विसेज भी मिलेगा। तो ये बताइए कि आप कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड हार्डवेयर बेचते हैं। इस ये सेगमेंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, और इसके अलावा क्या आप इसको ब्रांच आउट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को? तो सबसे पहले तो है कि ये इंडस्ट्री वैसे ही डबल डिजिट ग्रो हो रही है। कोविड और पोस्ट कोविड का 2-3 साल में थोड़े हाइज और लोज हुए थे, बट अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री इन जनरल अगर आप थर्ड पार्टी रिपोर्ट देखो तो 10% से 12% से ग्रो हो रही है। दूसरा है कि आपको पता है इंडिया में मोबाइल की पेनिट्रेशन बहुत हाई है, लेकिन कंप्यूटर की पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, 12-15% ही है। तो पेनिट्रेशन भी बढ़ने वाली है। सेकेंड, इंटरनेट कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटाइजेशन में पुश कर रही है। तो ओवरऑल कंप्यूटर रिलेटेड एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्लूडिंग डेटा सेंटर्स की बढ़ रही है, तो वो हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा हमारे साथ एक अच्छा है कि हमारे पास जो 52 ग्लोबल ब्रांड्स हैं, उसमें से कुछ का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे असूस है, एनवीडिया है, डेल है, HP है, लेनोवो है, वेस्टर्न डिजिटल है, तोशिबा है, बेल्किन है। इनके साथ हम आज 15-20 साल से काम कर रहे हैं और साथ में कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। ये बताइए कि आपने बताया कि वर्ल्ड मोबाइल की तरफ भी बढ़ रहा है, पर मोबाइल में आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, और आज के डेट में मोबाइल कंप्यूटिंग ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमारा सब कुछ मोबाइल में रहता है। और उसका कॉस्ट वाइज भी अगर आप देखें तो उसका कॉस्ट जो स्ट्रक्चर है वो लैपटॉप्स और उसके बराबर का है। तो फिर भी आप उस सेगमेंट में नहीं हैं, तो क्यों नहीं है? तो मोबाइल फ़ोन की मार्केट देखोगे तो बहुत बड़ी है। जितनी IT इंडस्ट्री है उससे शायद ज़्यादा ही मोबाइल फ़ोन की मार्केट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर इतने बड़े मार्केट में जाएं तो कैपिटल इंटेंसिटी की अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़रूरत हो सकती है। हमारी जैसी साइज़ की कंपनी में जब वर्किंग कैपिटल की जो लिमिटेशन होती है, तो हम उस प्रोडक्ट सेगमेंट में फोकस धीरे धीरे करते हैं जिसमें हम एक लीडिंग प्लेयर बन सके। उससे हमारी बिजनेस की डाइवर्सिटी बनती है, हमारे प्रोडक्ट सेगमेंट वेरिएशन होती है और हमारे इकोसिस्टम को पूरा करती है। मोबाइल फ़ोन में वैल्यू एडिशन की लिमिटेड स्कोप है, इसलिए हमने अब तक वहाँ पे हाथ नहीं डाला। पर आपके पास जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, उन सप्लायर्स के पास मोबाइल ऐसे प्रोडक्ट तो है ही।
So it's a expansion of relationship from laptops to mobile, ना कि नया relationship जो है, right? नहीं, हमारे पास जितने भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स है 52, वो लोग कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं करते हैं। एक आध में थोड़ा बहुत ओवरलैप है। दे आर ऑल प्योर आईटी प्लेयर्स, तो इसलिए हम उनके साथ आईटी में जुड़े हुए हैं। और मेरा एक और इसमें एडिशनल पॉइंट ये मानना है कि अगर आप जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, आईटी आपकी एक्सपर्टीज़ है जो आप 34 साल से कर रहे हो, और वहाँ पे आपको अगर 20% 23% का CAGR मिल रहा है और आपकी एस्पिरेशन उतनी है, तो फिर इधर उधर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कभी लगेगा कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम है तो डेफिनेटली हम इधर उधर देखेंगे। और आप अभी एंटरप्राइज में घुस रहे हैं B2B के साथ, वहाँ पर कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? सो हमने जो हमारी एंटरप्राइज़ की जर्नी चालू की वो कुछ सालों पहले ही चालू की है। तो आज हमारा वो 5% 6% का शेयर बना है, लेकिन बेस छोटे होने की वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। हम फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कुछ महीनों पहले डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किया, जिसमें सारी कंपनियों को डेटा इंडिया से जो भी कलेक्ट किया है वो इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा। इससे जो डेटा सेंटर की डिमांड है वो बहुत बढ़ने वाली है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कोई कंपनी अपना एक डेटा सेंटर हो या कोई ना कोई डेटा सेंटर की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो इन दोनों की डिमांड एंटरप्राइज के जरिए ही बढ़ने वाली है। आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर बुक अगले साल कितना रहेगा? ये जो आईटी का बिज़नेस बहुत फास्ट मूविंग होता है, इसके अंदर ऑर्डर बुकिंग खाली एंटरप्राइज जो वर्टिकल होता है उसी में होता है। बाकी में तो जस्ट इन टाइम होता है, ऑर्डर आता है और सेम डे नेक्स्ट डे डिलीवरी करना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल मार्केट डबल डिजिट से ग्रो हो रहा है, हम नए वर्टिकल शुरू कर रहे हैं और लास्ट 20 साल का हमारा हिस्ट्री बोल रहा है कि हम 23% CAGR पे थे। तो आगे फ्यूचर में ग्रोथ की कोई कमी हमें नहीं दिख रही है। और आगे भी 23% ग्रोथ दिख रहा है आपको इंडस्ट्री के लिए? ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक और हाईलाइट दे सकता हूँ कि कोविड के 2 साल में, वाइल कोविड वाज कर्स टू द ह्यूमैनिटी, लेकिन उस समय आईटी डिमांड वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम में जूम हुई थी और हमारी ग्रोथ वो 2 साल में 50% CAGR हुई थी। तो आपको लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा, जैसे कि सब लोग जैसे अडॉप्शन या पेनिट्रेशन ऑफ लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स? इसीलिए IPO ला रहे हैं ताकि हमें वर्किंग कैपिटल मिले, ताकि हम हमारी ग्रोथ सस्टेन कर सकें और ज़्यादा ग्रो हो सके। करेंटली कितना है आपका डेट आपके बुक्स में? 1000 करोड़ के ऊपर की डेट है हमारे बुक्स पे अभी। वो पूरा वर्किंग कैपिटल है? वो सारा का सारा वर्किंग कैपिटल है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स के जरिए बैंक्स के थ्रू। तो वो उसमें से 500 करोड़ रिप्लेस हो जाएगा विद इक्विटी? जी। और उसका कितना फ़ायदा रहेगा आपको आगे जाने के लिए, ग्रोथ मोमेंटम के लिए कितना तो उसकी जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट जो लगती है, एक तो पहले वो हमारी बचेगी जो सीधा सीधा हमारे प्रॉफिट लाइन पे ऐड होगी। दूसरा ये है कि हमारी वर्किंग कैपिटल एवरेज 50 से 55 दिन के आसपास रहती है। तो जितना भी ये डेट कम होगा उतनी हमारी कैपेसिटी बन जाती है कि हम उतने टाइम्स हम रोटेट कर पाए हमारी वर्किंग कैपिटल में। तो ऑलमोस्ट स्टॉक एंड ट्रेड जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा? नहीं, कैसे होगा वो? स्टॉक इन ट्रेड हमारे ना अगले 2 साल में एक साथ लगेगा नहीं, क्योंकि बिजनेस आते आते बाय द टाइम कि हमारी ये जो डेट और जो IPO का पैसा लिया है उसको डिप्लॉय होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे वो बढ़कर नेक्स्ट 2-3 सालों में हम उसको डिप्लॉय करेंगे। तो ये जो कैपिटल आप आज रेस कर रहे हैं ये एक तरह से फ्यूल है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, तो कितने साल के लिए ये रहेगा? क्योंकि उसके बाद अगर आपको ग्रो करना है तो क्या आप इक्विटी के थ्रू करेंगे या डेट के थ्रू करेंगे? तो हमारा जो अंदाज़ा लगाया है 750 करोड़ जो हमने लिया है हमारे वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, हमें लग रहा है कि और हमारी जो ग्रोथ जर्नी है कि 6-7 साल तक हमको शायद ज़रूरत ही नहीं पड़े वापस से मार्केट में आने के लिए, आगे की ग्रोथ के लिए। और इंटरनल जो हम कैश फ्लो या प्रॉफिट जनरेट करेंगे वो सस्टेन करेगी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए। आप राजेश जी, आप ऑनलाइन सेल्स भी करते हैं 20%, बट डायरेक्टली नहीं करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आप डायरेक्टली नहीं करते? तो राशि पेरिफेरल्स की हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो B2B की है, और मैं हमेशा ये बार बार बोलता हूँ कि जो स्ट्रेंथ है अपनी उसी पे काम करना चाहिए। तो हम B2B कंपनी है, तो हम लोग ई-कॉमर्स को देते हैं, वो लोग फिर मार्केट प्लेस पे लिस्ट करके सेल करते हैं। तो हमारा ये है कि जब तक अपनी कोर स्ट्रेंथ को आप पकड़ के रखो और उसको आप एक्सपैंड करते रहो और फिर भी आपको ग्रोथ आ रही है, तो फिर इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो मोबाइल में पॉइंट था सेम वही है अभी भी। ये बताइए कि आप वर्किंग कैपिटल को रिप्लेस कर रहे हैं इक्विटी से,
आपका जो लास्ट कई सालों से आप जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसको फ्लो बैक कर रहे हैं अपने उसमें, तो इन्वेस्टर जो नए आ रहे हैं आपके आज के डेट में मार्केट में, उनका आपका कैश यूटिलाइजेशन पॉलिसी क्या रहेगा, उनके लिए डिविडेंड कैसे रहेगा? तो हमारी ना, हम डिविडेंड पेइंग कंपनी है। लास्ट 20 साल से हमने हर साल डिविडेंड पे किया है। हालांकि हमने कोई पॉलिसी तो नहीं बनाई थी उस वक्त, लेकिन हमारी माइंडसेट हमारी ऐसी है कि हम डिविडेंड पे करते हैं। अभी जिस तरह से इन्वेस्टर आ रहे हैं और हमारे जो शेयर होल्डर्स होंगे, उनसे हम सजेशन लेके जो बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी हमारे इकोसिस्टम में, हमारे बिजनेस के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लगेगी, उसका हम सजेशन लेके एक पॉलिसी बनाएंगे। तो ये जो फाइनली एक सवाल ये है कि अभी जो आप कैपिटल रेज कर रहे हैं उसके बाद आप आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, तो फिर आप कैश पॉजिटिव होंगे ऑपरेशंस में? हम ज़रूर चाहते हैं कि कंपनी कैश पॉजिटिव बने, क्योंकि इस मार्केट में जब तक कैश पॉजिटिव नहीं हो, कंपनी की वैल्यू भी नहीं बनती है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको हम कैश पॉजिटिव भी कैसे बनाएं। कपिल जी और राजेश जी, धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए और आईपीओ अड्डा में आने के लिए।